Good afternoon, everyone. So today we are going to start with azimuthal quantum number, as we have already discussed about this. And the azimuthal quantum number tells us about what? क्या बताता है हमें azimuthal quantum number? हमें सबशेल के बारे में बताता है, right? Know this thing? हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था कि जो हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल टेल्स अस अबाउट व्हाट? सबशेल. कोई भी एटम है उसके अंदर कितनी सबशेल्स हैं उसके बारे में हमें बताता है, राइट? हमने बोला था कि एल का जो वैल्यू है, जो L की वैल्यू होती है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1 तक जाती है. रेंज है ये इसकी, 0 से स्टार्ट होके आपकी कहाँ तक जाएगी? n-1 तक आपकी वैल्यू जो है वो L की वेरी करेगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें शेल के बारे में पता हो, अगर हमें n के बारे में पता हो, तो हम उससे फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबशेल्स उसमें होंगे. अगर हमारे पास n का वैल्यू 1 है तो उस 1 के अंदर सिर्फ एक सबशेल होगा, उस शेल के अंदर सिर्फ एक सबशेल होगा. वो हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट दैट. चलिए आज फिर से उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. n की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो L की वैल्यू हमारे पास 1 ही आएगी. मतलब एक ही वैल्यू, कोई एक वैल्यू आएगी. जो 0 से स्टार्ट हो रही है, हो सकता है वो 0 आए, क्लियर है? हो सकता है वो 1 आए. बट हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि n और L की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होती. n नेवर बी इक्वल टू L. मतलब ये जो नंबर आएगा ना, ये बराबर नहीं होगा. तो L की वैल्यू हमने बोला कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 से लेके n-1 तक हो सकती है. तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो n-1 मेरे पास कितना आएगा? ऑटोमेटिकली 0 ही आएगा. तो ओनली 1 वैल्यू आई गॉट फॉर द फर्स्ट शेल. जो पहली शेल है, n किसको डिनोट करता है? n डिनोट करता है आपका शेल को, और l किसको डिनोट कर रहा है? सब शेल को. अब इफ द वैल्यू ऑफ n इज 2, अगर n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1. स्टार्ट करेंगे आप 0 से, और कहाँ तक जाएगी आपकी वैल्यू? n-1 तक. तो जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया. मतलब दो वैल्यूज आपके पास आई हैं, किसकी? l की, 0 और 1. तो आप यहां से ना, चलो एक और लिख लेते हैं फिर देखते हैं. अगर n का वैल्यू 3 हो, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में पड़ा है, तो वहां पे कितने सबशेल्स होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ सबशेल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड शेल, वो देखेंगे. L का वैल्यू 0 से शुरू होके कहाँ तक जाता है? हम फिर से वही बात कर रहे हैं, n-1 तक. इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी ना, 0 और n-1 के बीच में, वो सारी आप लिखेंगे, राइट? तो एक तो 0 आ गई, लास्ट वाली n-1, मैंने n की वैल्यू 3 पुट की, मेरे पास आ गया 2. दोनों के बीच में क्या बचा? 1 बचा. तो हमारे पास 0, 1 एंड 2 जो है वो L की वैल्यू किसके लिए आ गई है? थर्ड शेल की, राइट? अब यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि n का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू से 1 कम है. मतलब ये वाली चीज जो है वो फुलफिल कर रहा है ये कि n की वैल्यू L के बराबर कभी भी नहीं हो सकती. कि n की वैल्यू अगर 1 है तो L की वैल्यू 1 कभी भी नहीं आ सकती है. n की वैल्यू 2 है, दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, 0 और 1. n की वैल्यू 3, तो मेरे पास L की 3 वैल्यूज आ गई, 0, 1 एंड 2. क्लियर है? इसी तरह फोर्थ शेल में कितने सबशेल्स होंगे? 4 सबशेल होंगे. 5 में कितने होंगे? 5 होंगे. 6 में कितने होंगे? 6 सबशेल्स होंगे. तो ये मुझे क्या बता रही है? ये L की वैल्यू मुझे बता रही है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सबशेल्स, कितने नंबर ऑफ सबशेल्स.
अगर आपको एल का एक वैल्यू मिल रहा है तो एक सबशेल है, एल की दो वैल्यूज मिल रही हैं तो दो सबशेल हैं, तीन हैं तो तीन सबशेल हैं, चार हैं तो चार सबशेल। और यहाँ पे एक और चीज, आप एक और रिलेशन देखिए कि अगर फर्स्ट शेल है तो एक ही वैल्यू आ रही है, फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल, सेकंड शेल में दो सबशेल, थर्ड में तीन सबशेल, इसी तरह फोर्थ में चार सबशेल आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपका नंबर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर? सो हमने एक और टेबल बनाया था फॉर द वैल्यू ऑफ एल एंड द डेजिग्नेशन, कि उन सबशेल के नाम क्या होंगे। आप उन सबशेल को कौन से नाम से मतलब कॉल करेंगे कि अगर एल का वैल्यू 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 0 देन द नेम ऑफ दैट सबशेल इज एस, इफ इट इज 1, इसी सीक्वेंस में आपको ये याद करने हैं, इट इज पी, इफ इट इज 2 देन इट इज डी, 3 है तो हमारे पास एफ है, 4 तो जी, 5 है तो एच, एंड ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाते हैं, आप आई तक आप जाते हैं, मतलब जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे दैट इज ओनली एस पी डी एंड एफ तक, मतलब आप चलते हैं अभी क्लास 11th में। बाकी आपको हायर लेवल पे मिलते हैं, जी ऑर्बिटल का कैसा शेप है, जी ऑर्बिटल का कैसा स्ट्रक्चर है, वो आप आगे जाके देखते हैं। तो आपने अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 आ जाए तो उसको कौन सी सबशेल बोलना है, दैट इज एस। अगर 1 हो तो उसको पी, इसी सीक्वेंस में याद करना है, एस पी डी एफ जी एच। एस फॉर 0, 0 से स्टार्ट करना है, एस पी डी एफ जी एच आई, 0 1 2 3 4 5 6 and so on. Is it clear? Is it clear? आवाज आ रही है आपको? चलिए एक और टेबल बनाएंगे। और सबशेल, ठीक है। ये हमारे पास n की वैल्यू है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज 1, क्लियर है? एक मिनट रुको, बीच में और लिखेंगे, l का वैल्यू 0 और जो आपके पास सबशेल आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों को मिला के। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इस तरह से आप लिखते हैं, पहले शेल लिखते हैं और उसके बाद एल किसको डिनोट करता है, एल का वैल्यू किसको डिनोट करता है, सबशेल को डिनोट करता है, एंड 0 किसको डिनोट करता है, एस को डिनोट करता है। क्लियर है? ऐसे लिखना है कि जो फर्स्ट शेल होती है ना, उसमें हमारे पास एक सबशेल होगा जिसका नाम एस है, और पूरा आप उसका जो एड्रेस होगा ना उसको कैसे पढ़ेंगे, दैट इज 1s। क्लियर है? वन मोर कॉलम, एक और कॉलम बना लो, नंबर ऑफ सबशेल्स का, जो पहले भी बता दिया आपको, नंबर ऑफ सबशेल्स आ जाएंगे आपके पास 1। नाउ द सेकेंड वन इज, सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल है, एल का वैल्यू आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, एल की 2 वैल्यूज आएंगी। ध्यान से समझना है, ढंग से समझना है इस चीज को, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सेकंड शेल ऐसे बनाते थे ना आप एटम का स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी कि हमने सिर्फ अभी तक जो सीखा है ना आपने क्लास 9-10th में, वो सिर्फ ये चीज सीखी है कि ऐसा है भाई एटम। आपको ये बोला जाता था, बोहर बोलता था कि भाई ये शेल्स हैं KLM और 1 2 3, उसने ये बोला, उसने उसके अंदर की बात नहीं की कि उसके अंदर भी कुछ है। मैंने सीक्वेंस आपको पहले भी बताया है कि इन शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, उन सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
क्लियर है? हम सीधा पढ़ते थे कि इन शेल्स में ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऐसा पढ़ा हुआ ना आपने, है ना? पर अब हम क्या कह रहे हैं कि शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। सब शेल्स अब देखो, अब जो सब शेल्स होते हैं ना उनके लिए हम अलग अलग गोला नहीं बनाते, हम सिर्फ एक सिंगल उस गोले के अंदर हैं वो। उसके लिए ऐसा नहीं कि एस के लिए हम डिफरेंट एक रिंग लगा रहे हैं, पी के लिए हम डिफरेंट लगा रहे हैं, वो शेल के अंदर ही सब शेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं। उनके लिए हम अलग अलग जो है वो सर्कल नहीं बनाएंगे अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो भाई, मुझे कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं मिल रहा। सेकंड के लिए जो L की वैल्यूज आएंगी वो दो आएंगी, एक 0 होगा और एक 1 होगा। दोनों के साथ आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 का 0 के साथ भी और 2 का 1 के साथ भी। जब सेकंड शेल में L का वैल्यू 0 होगा तो आपके पास जो सब शेल आएगी दैट इज 2s, और जब ये सेकंड शेल में L का वैल्यू 1 होगा तो आपके पास जो सब शेल आएगी दैट इज 2p। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं कि सब शेल उतने ही हैं जितना शेल का नंबर है हमारे पास। तो यहां पे नंबर ऑफ सब शेल्स कितने आ गए? 2। 3 के लिए देखिए, अगर n की वैल्यू 3 है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में पड़ा है तो उसके अंदर कौन कौन से सब शेल्स होंगे? उसमें 3 ही सब शेल्स होंगे, बट उनके नाम क्या होंगे? देखो, थर्ड के लिए फिर से 0 1 और कहां तक जाता है? n-1 तक जाता है, 2 तक गया। फिर से 3 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे इस तरह से। 3 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन तो 3s, 3 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन तो 3p। ये जो है ना, ये 0 1 2, ये आपको टेबल, ये देखो ये वाला जो टेबल है तभी लिखवाया है, याद करना है आपको कि L की वैल्यू 0 होगी तो वो कौन सी सब शेल होगी? S, 1 होगी तो P, 2 होगी तो D, 3 होगी तो F एंड सो ऑन। तो थर्ड शेल में अगर L का वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो सब शेल आ रहा है दैट इज, उसका जो एड्रेस है दैट इज 3p और देन 3d। क्लियर है? इज इट क्लियर? शेल हमारे पास फोर्थ शेल है, L का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 1 2 एंड 3। कॉम्बिनेशन ये और ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए हैं। 4 का कॉम्बिनेशन 0 के साथ 4s, 4 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ 4p, 4 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ 4d, 4 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ 4f। अब आपने याद करना है ये कि फर्स्ट शेल में ओनली 1s, सेकेंड शेल में 2s एंड 2p, थर्ड में 3s 3p एंड 3d, फोर्थ में आपके पास 4s 4p 4d एंड 4f। फिफ्थ में आप बताएंगे मुझे L का वैल्यू, बोलिए। What should be the value of L for fifth shell? बताएगा कोई? 0 1 2 3 एंड 4। कॉम्बिनेशन 5s 5p 5d 5f एंड 5g। यहीं तक हम करेंगे, ठीक है? अब देखो ना, क्वेश्चन यहां से एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको ना ऑर्बिटल लिख दिया, ये लिख दिया, जैसे आपके पास सब शेल है ना, जैसे मान लीजिए 4d लिख दिया और आपको बोला बताइए इसमें n का वैल्यू कितना है और l का वैल्यू कितना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l एंड n फॉर 4d? क्लियर है? तो आप ये या तो इस टेबल को उल्टा भी आप याद करेंगे, SPD ऐसे फिंगर्स पे याद कर लेंगे तो ज्यादा आपको इजी रहेगा उसको मतलब
रिवर्स ऑर्डर में भी उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। मैं कह रही हूं कि मुझे बोल दिया, ये दिया है, मुझे लिखा कि ये आपके पास एक सबशेल है, डी सबशेल है, एन फोर्थ शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे ये बताइए कि भाई एन का वैल्यू कितना है और एल का वैल्यू कितना। ये हम तभी बता पाएंगे जब हमें वो टेबल याद हो। क्लियर है? एन का वैल्यू तो सिंपल, वो नंबर देख के आपको पता चल जाएगा कि एन का वैल्यू वही है। एन का वैल्यू हमारे पास 4 है और एल का वैल्यू कितना आएगा भाई? डी के लिए 2। ये याद करना है ढंग से, ऐसे भी और ऐसे भी। क्लियर है? ये एल का वैल्यू 0 तो एस, और एस दिया है तो एल का वैल्यू कितना? 0। क्लियर है? सो फ्रॉम हियर एल्स वैल्यू शुड बी 2। ऐसे भी पूछता है आपसे। क्लियर है? चलो एक और लिखवाती हूं मैं आपको, बट आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, वो मुझे ही करना पड़ेगा। ये दे रखा है सपोज, और मुझे बोला कि एन का वैल्यू बताइए और एल का वैल्यू बताइए। क्लियर? एस पी डी एफ 0 1 2 3, एल का वैल्यू कितना? 3। एन का वैल्यू सिंपल नंबर देख के पता चलता है, एल का वैल्यू। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? So this azimuthal quantum number is also known by another name, that is angular quantum number. आपका जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना इस तरह से रिवॉल्व होता है, इस तरह से घूमेगा, घूमता है। तो उसका ना कुछ मोमेंटम होता है, कुछ पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उसका क्या मिलता है आपको? कुछ मोमेंटम मिलता है। तो इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं? हम उसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। और फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम दिस एजिमुथल क्वांटम नंबर। जो एल का वैल्यू है उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम। इट इज h ओवर 2 पाई, कांस्टेंट है, l इंटू l प्लस 1। ये फॉर्मूला रहता है टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल आपको कह दे कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम फॉर 3p ऑर्बिटल। आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि यू हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p ऑर्बिटल। तो कैसे करेंगे? आपने क्या देखना है? आपने l का वैल्यू निकालना है। p के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 1। p के लिए जो आपके पास सबशेल है p, उसके लिए l का वैल्यू कितना आता है आपके पास? 1। l का वैल्यू p के लिए हमारे पास कितना है? 1 है। तो एंगुलर मोमेंटम में हमें चाहिए क्या? L की वैल्यू चाहिए। L की वैल्यू हमें चाहिए, तो फॉर 3p ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ L इज 1। पुट कर दीजिए, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। इट इज h ओवर 2 पाई। L का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2√2। h का फिक्स्ड वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट है आपके पास 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 अपॉन 2 पाई है 2 इंटू 3.14
√2 का वैल्यू भी आपके पास क्या है, आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप कैलकुलेट कर पाएंगे एंगुलर मोमेंटम किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। by this ml। L की वैल्यू के ऊपर डिनोट कर ये आपका क्या करता है, डिपेंड करता है L की वैल्यू के ऊपर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जब मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देता है, ओरिएंट करना शुरू कर देता है। क्लियर है? उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में, जैसे हमने यहाँ पे हम ऑर्बिटल की बात करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि जो सबशेल्स हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है? जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आता है तो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होती। क्लियर है? इतना जान लेना आपके लिए इस वक्त काफी है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है और कैसे बताता है। क्लियर है? ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। और ml का जो वैल्यू है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है। क्लियर है? ऑर्बिटल के बारे में L की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो ml की वैल्यू आती है वो भी एक रेंज में आती है जिसका रेंज होता है -L से लेके इंक्लूडिंग 0, जैसे नंबर लाइन होती है ना आपकी, वैसा +L तक। इसके बीच में जितनी वैल्यूज होंगी उनको आप क्या कर लेंगे, बीच में एड अप कर देंगे। राइट? -L से शुरू हो जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 0 उसमें इंक्लूड करेंगे, और कहां तक जाएगा, +L। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हमारी L की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है बच्चे, L की वैल्यू हमारी 0 से शुरू हो रही है। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी जितनी वैल्यू आ जाए उनका मतलब ये है कि उसमें उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने, चाहे वो 0 क्यों ना हो। 0 मतलब 1 वैल्यू, इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होंगे वो नंबर ऑफ वैल्यूज के बराबर। क्लियर है? किसके बराबर होंगे वो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बराबर होंगे। तो L का वैल्यू अगर 0 है, मैंने ये वाली चीज यूज करनी है, L की वैल्यू 0, मैंने यहाँ पुट किया तब भी 0, यहाँ पुट किया 0, तो इट मीन्स कि वी गॉट ओनली 1 वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ L विच इज इक्वल टू 0 comes out to be 0. It means कि हमारे पास यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 ऑर्बिटल is present for the value of L equals to 0. और L का वैल्यू 0 किसके लिए होता है, S के लिए। जो S सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ओनली 1। जैसे हम कहें कि हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बाहर से वो बिल्डिंग अंदर चले गए, अंदर आपके पास रूम्स होंगे, उनके अंदर चले जाएंगे आपके पास। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें अंदर आपके पास एक रूम में गए आपने, उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं आपके पास, और उन कंपार्टमेंट्स में भी बैठने के लिए बोलते हैं कि भाई एक ही वहाँ पे बैठेगा। तो वो जो बिल्डिंग थी बड़ी सी, उसको हमने शेल बोल दिया, उसके अंदर के जो रूम्स हैं उनको हमने सब शेल्स बोल दिया, उसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको हमने ऑर्बिटल्स बोल दिया, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया। तो हम ये कह रहे हैं कि शेल के अंदर एक सबशेल थी और उस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल था। अब आपने याद रखनी है, ये ढंग से पढ़ना है कि L की वैल्यू जब 0 होगी
तो हमारे पास s ऑर्बिटल होगा और s ऑर्बिटल में सिर्फ हमारे s सबशेल होगा और s सबशेल में हमारे पास सिर्फ एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, एक सिंगल कंपार्टमेंट होता है। क्लियर है? ऑर्बिटल को ऐसे भी शो कर देते हैं, ऐसे गोले से, अगर एक सिंगल है तो एक सिंगल गोला, या फिर एक स्क्वायर से इस तरह से आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसके अंदर क्या भरने हैं हमने? इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। वो कैसे भरने हैं वो आगे देखते हैं। ठीक है, अभी पहले इसको सीख लेते हैं, आगे चले। नाउ द वैल्यू ऑफ L इज 1, L का वैल्यू 1, तो ml की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट रेंजिंग फ्रॉम -1 इंक्लूडिंग 0 टू +1। ऐसा बोला ना, -L से चलो 0 को इंक्लूड करो और कहां तक जाओ? +L तक जाओ। ठीक है, L का वैल्यू पुट कर दिया मैंने -1, 0 एंड +1। इसके बीच में और कोई वैल्यूज नहीं है, इनके बीच में हमारे पास और कोई वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, कोई फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। इट मीन्स कि जब L की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास सबशेल होगा P, और उस सबशेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3, जिनका डिफरेंट ओरिएंटेशन होगा, अलग अलग, वो x एक्सिस पे होंगे, कोई y पे होगा और एक z पे होगा। जबकि पिछले में आप देख रहे हैं कि जो s ऑर्बिटल है, हमने जब ऑर्बिट और ऑर्बिटल का आपको डिफरेंस लिखवाया था, उसमें मैंने एक चीज आपको ये लिखवाई थी कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? s ऑर्बिटल को छोड़ के, बाकी सारे के सारे डायरेक्शनल होते हैं। हमारे पास 3 डायमेंशंस में होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे होते हैं, बट s में हमारे पास उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर इज डायरेक्शनल। स्फीयर का डायरेक्शन आप मतलब बता सकते हैं कि ये x एक्सिस पे है, y पे है, z पे है। वैसे मानते तो हम स्फीयर को एक 3D शेप मानते हैं, ठीक है, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। क्लियर है? बस 45 तक का, 45 तक। एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे कोई नहीं, तो मैं फोन पे चला लेती हूँ। ये चल रही है। एक सेकेंड वेट करेंगे ना।